कभी कभी एक छोटी सी तस्वीर दुनिया के सबसे बड़े सवालों को उठा देती है। 1968 के मेक्सिको ओलंपिक्स में दो ब्लैक अमेरिकन एथलीट्स टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने मेडल सेरेमनी के दौरान ब्लैक दस्ताना पहनकर अपने हाथ ऊपर उठाया। प्रोटेस्ट था ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। साथ दिया एक व्हाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट ने पीटर नॉर्मन, पर इन तीनों को इस प्रोटेस्ट के लिए पनिश किया गया। पर ये इंसिडेंट हमें ये समझाता है कि सोशल डिफरेंसेस सिर्फ एक पर्सनल चीज नहीं, वो पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। क्या डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने तक सीमित है, या फिर इसका मतलब है हर किसी को इज्जत, हर किसी को इक्वालिटी? आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे चैप्टर को जो बताता है कि डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का क्या कनेक्शन है। ग्रो अप क्लासेस वेयर लर्निंग बिकम्स इजी एंड फन। चलो अब समझते हैं सोशल डिफरेंसेस के बारे में। हर सोसाइटी में लोग अलग अलग होते हैं, जैसे जेंडर, रेस, कास्ट, रिलीजन। पर ये डिफरेंसेस कहाँ से आते हैं? ये डिफरेंस आते हैं बाय बर्थ, ऐसी पहचान जो इंसान के जन्म के साथ जुड़ी होती है। एग्जाम्पल्स: कास्ट जैसे जाति, स्किन कलर जैसे त्वचा का रंग, जेंडर जैसे लिंग, और एक तरीका होता है बाय चॉइस, ऐसी पहचान जो इंसान अपनी मर्जी से चुनता है। एग्जाम्पल्स: लैंग्वेज जैसे भाषा, रिलीजन जैसे धर्म, करियर जैसे पेशा। सोचो एक ऐसे समाज का जहां एक हाई ग्रुप के लोग एक साथ दो प्रॉब्लम्स झेल रहे हो, जैसे उनकी पहचान और उनकी गरीबी। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में काफी अफ्रीकन अमेरिकन लोग न सिर्फ रेशियल बायस फेस करते हैं, बल्कि ज्यादातर इकोनॉमिकली भी स्ट्रगल करते हैं। जब ये डिफरेंसेस ओवरलैप करते हैं तो एक ग्रुप और ज्यादा आइसोलेटेड महसूस करता है और डिविजन्स और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता। नेदरलैंड्स में लोग अलग अलग रिलीजन या इनकम ग्रुप से हो सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस हर ग्रुप में मिक्स होते हैं। यहाँ एक मुस्लिम हो सकता है अमीर भी हो और एक क्रिश्चियन गरीब भी। इस तरह का क्रॉस कटिंग डिफरेंस लोगों की आइडेंटिटी को एक लाइन में डिफाइन नहीं करता, और जब आइडेंटिटीज मिक्स्ड होती है तो लोग एक दूसरे से लड़ते नहीं, समझते हैं। हाउ पॉलिटिक्स यूजेस सोशल डिविजन्स। पॉलिटिक्स हर कंट्री में सोशल डिविजन्स को टच करती है। कभी उनका यूज करती है वोट्स के लिए, और कभी उनके नाम पर डिविजन्स के डिमांड्स उठती है। लेकिन पॉलिटिक्स का ये गेम हर जगह अलग आउटकम देता है। बेल्जियम ने अपने कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को समझा और पीसफुली डील किया, और दूसरी और श्रीलंका, पर वहां यही डिफरेंसेस एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बन गए। There are 3 factors that decide the outcome. 1. आइडेंटिटी परसेप्शन। सबसे पहला फैक्टर है लोग अपनी आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं। अगर लोग सिर्फ अपनी रिलीजन, लैंग्वेज या कास्ट को हाई सबसे ऊपर मानते हैं तो दूसरे ग्रुप से डिस्टेंस बढ़ता है और कॉन्फ्लिक्ट्स का चांस भी। 2. लीडर्स का रोल। दूसरा फैक्टर लीडर्स का रोल। अगर लीडर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो ब्रिज बन सकते हैं, पर अगर वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए डिविजन्स को फ्यूल करते हैं तो सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स। क्या डिमांड्स को समझा जा रहा है? क्या पीसफुली उनका सोल्यूशन निकल रहा है? जहां सिस्टम इंक्लूसिव होता है वहां प्रॉब्लम्स कंट्रोल में रहती है, पर जहां रिप्रेशन होता है वहां कॉन्फ्लिक्ट इनेविटेबल हो जाता है। पॉलिटिक्स कैन हील और डिवाइड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इट्स प्लेड। रियल लाइफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स। 1950 का अमेरिका, एक कंट्री जो दुनिया को फ्रीडम का लेसन देता था, लेकिन अपने ही लोगों को बराबरी नहीं दे रहा था। तब एक आवाज उठी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। उन्होंने गांधी के नॉन वायलेंस प्रिंसिपल्स को अपनाया और शुरू हुआ एक शांतिपूर्ण आंदोलन, द सिविल राइट्स मूवमेंट। इस मूवमेंट का एम था इक्वल राइट्स फॉर ब्लैक अमेरिकन्स। प्रोटेस्ट पीसफुल द, लेकिन मैसेज क्लियर, हम भी इंसान हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि सिर्फ शांति से बात करने से सिस्टम नहीं बदलेगा, और यहीं से आई एक नई लहर, द ब्लैक पावर मूवमेंट। यह मूवमेंट थी ज्यादा बोल्ड, ज्यादा डायरेक्ट। इसका कहना था हमें सिर्फ टॉलरेंस नहीं, अपना रिस्पेक्ट चाहिए। उन्होंने कहा हम अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सेल्फ डिफेंस भी करेंगे। ये था उनका नया अप्रोच, रेजिस्टेंस, प्राइड और आइडेंटिटी का। दोनों मूवमेंट्स का गोल सेम था, फ्रीडम, इक्वालिटी और डिग्निटी। डिफरेंस था उनके तरीके में। एक ने प्यार से सिस्टम को जगाया, दूसरे ने उसे झटका दिया।
आज भी उन्हीं स्ट्रगल्स की एकोज हमें सुनाई देती है। वो कहानी अभी पूरी नहीं हुई, पर शुरुआत वही थी। What democracy teaches us? डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जिसका पावर ज्यादा हो उसी की चले। डेमोक्रेसी का असली मतलब है सबकी आवाज का सम्मान। चाहे कोई किसी भी रिलीजन, कास्ट या लैंग्वेज से हो, हर किसी की ओपिनियन मैटर करती है। जैसे एक क्लासरूम में अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, फिर भी सब एक डेस्क पर बैठते हैं, एक टीचर से सीखते हैं, वैसा ही होता है डेमोक्रेसी में। अगर डेमोक्रेसी डिफरेंसेस को इग्नोर करे तो वो टूट जाती है, लेकिन अगर वो अन डिफरेंसेस को समझे और शामिल करे तो वो और स्ट्रांग होती है। डेमोक्रेसी हमें ये सिखाती है कि डाइवर्सिटी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ होती है, और जब हर कम्युनिटी को अपनी जगह मिलती है तभी बनता है एक इंक्लूसिव नेशन। यही है डेमोक्रेसी का असली लेसन, रिस्पेक्ट, रिप्रेजेंटेशन और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्विक समरी, सोशल डिफरेंसेस यह तो सोसाइटी का हिस्सा है हमेशा से, पर याद रखो ओवरलैप का मतलब है ज्यादा टेंशन। जैसे कास्ट जोड़ रिलीजन एक साथ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ सकता है, लेकिन क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कास्ट और रिलीजन अलग अलग इश्यूज, लोग डिवाइड नहीं होते। पॉलिटिक्स इन डिफरेंसेस का यूज करती है, कभी यूनाइट करने के लिए, कभी डिवाइड करने के लिए। बट सब कुछ डिपेंड करता है लीडरशिप और गवर्नमेंट पे। अगर लीडर समझदार है तो डिफरेंसेस को स्ट्रेंथ बनाता है। डेमोक्रेसी वही स्ट्रॉन्ग है जो सबको स्पेस दे, सबको समझे। तभी तो कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज नॉट जस्ट अ लाइन, इट्स अ गोल। तो दोस्तों, अगर आपको समझ आया कि डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का क्या कनेक्शन है, तो ग्रोथ क्लासेज को लाइक करो और कमेंट में अपना फेवरेट एग्जाम्पल जरूर लिखो। और हाँ, ऐसे ही और NCERT चैप्टर्स के फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।